Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज 15 मार्च है और 15 मार्च के द हिंदू से मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं डिस्कशन करने के लिए। 2 एडिटोरियल से टॉपिक्स उठाए हैं मैंने और एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, वो उसका भी डिस्कशन डिटेल में आज मैं करूँगा। जो पहला आर्टिकल डिस्कशन के लिए वो है इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी। ठीक है, ये न्यूज़ आर्टिकल आया था तो इसको मैं डिटेल में एनालिसिस काम करेंगे कि इंडियन रुपी का जो सेटलमेंट है, जो इंडियन रुपी में सेटलमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ों का, ये कैसे, ये क्यों आरबीआई इसको लेके आया है और क्या हमारे लिए ये चैलेंजेस आ सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, जो दूसरा आर्टिकल है आज का वो है सऊदी अरेबिया ईरान नॉर्मलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वेस्ट एशिया में, जहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया दोबारा अपने डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन होगा। और जो तीसरा आर्टिकल है वो है सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को भी लीगल रिकॉग्निशन मांगने की बात की गई है। ठीक है, तो वो होगा हमारा तीसरा आर्टिकल आज का डिस्कशन। और जो भी कंटेंट है, कंटेंट मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है और इसके डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ठीक है, इस पे जाके आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें और रख लें अपने फर्दर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला टॉपिक है इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी। पिछले एक साल में ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, लाइक श्रीलंका का डिफॉल्ट हो जाना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना। इन तीनों में एक कॉमन डिनोमिनेटर रहा है, वो है यूएस डॉलर। श्रीलंका इसलिए डिफॉल्ट कर गया क्योंकि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, यानी कि उसके पास डॉलर के रिजर्व्स नहीं थे अपने डेट्स को रीपे करने के लिए। पाकिस्तान में भी अभी जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है वो लेस देन $3 बिलियन बचा हुआ है अभी। रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, तो सैंक्शंस का एक उसका पर्पस ये है कि रशिया के साथ कोई डॉलर में ट्रेड ना करे। ठीक है, तो आप देखें कि चाहे श्रीलंका का केस रहा हो, पाकिस्तान का केस रहा हो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हों, इन तीनों में कॉमन डिनोमिनेटर यूएस डॉलर रहा है। और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद जो कमोडिटी क्राइसिस हुआ, कमोडिटी प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई या फिर जो शॉर्टेजेस हुआ, लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो एक तरह से कह सकते हो ट्रिगर पॉइंट था कंट्रीज को ये सोचने के लिए कि देखिए 2 बातें हैं। एक तो कमोडिटी क्राइसिस हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि ये देखा गया कि यूएस किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस लगा सकता है अगर वो यूएस की बातें नहीं मानता है या फिर यूएस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, तो कोई भी कंट्री अगर यूएस के डिसीजंस के अगेंस्ट जाती है या फिर ये कहें कि यूएस का जो एजेंडा है उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके सबसे एक तरीका है इसका सॉल्यूशन कि कोई भी कंट्री अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करे। ठीक है, लेकिन चैलेंज ये है इसमें कि सभी कंट्रीज की करेंसीज जो है हार्ड करेंसी नहीं है। मींस ग्लोबल लेवल पे जो सेटलमेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, इन्वेस्टमेंट के, डेट रिपेमेंट के, वो सिर्फ हार्ड करेंसीज में होती हैं लाइक। और सबसे ज्यादा जो करेंसी यूज में है वो है यूएस डॉलर। दुनिया में जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें से मोर देन 60% जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में सेटलमेंट होता है उसका। ठीक है, अप्रॉक्स 62% सेटलमेंट यूएस डॉलर में होता है। और भी हार्ड करेंसीज हैं लाइक पौंड है, यूरो है, जापानीज येन है। ठीक है, तो इन सब करेंसीज में सेटलमेंट होता है। तो किसी भी कंट्री के लिए यूएस अगर सबसे पावरफुल इकोनॉमी है तो उसकी इकोनॉमिक पावर का जो मेन रीजन है वो ये है कि यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अगर
इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर नहीं रहती तो यूएस का इकोनॉमिक क्लाउड उतना नहीं होता, और जिस तरह से फ्रीक्वेंटली सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं किसी कंट्री पे, उस तरह से यूएस सैंक्शन नहीं लगा सकता। कोई छोटी कंट्री है तो वो यूएस पे सैंक्शन नहीं लगा सकती, क्यों? क्योंकि उसकी करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अगर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि कोई भी कंट्री अपने करेंसी में ट्रेड करे। तो अपने करेंसी में ट्रेड करने के काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारे उसके फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो रशिया के साथ इंडिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था जब से 24 फरवरी से, जब से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ है यूक्रेन में। तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे उसके बाद से यूएस डॉलर में इंडिया ट्रेड नहीं कर सकता है, और इसके लिए क्या करना है कि अब लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात होने लगी कि लोकल करेंसी इंडियन रुपी और रशियन रूबल में जो ट्रेड का सेटलमेंट है वो हो। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में इनफैक्ट इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए भी काफी दिनों से ये एक नैरेटिव था इंडिया में कि जहां भी पॉसिबल है इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर से इंडियन रुपी में ट्रेड करे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट जुलाई में आरबीआई ने एक स्कीम लाया, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट है, रिपेट्रिएशन ऑफ फंड है, ये सारा जो सेटलमेंट है ये इंडियन रुपी में हो, न कि यूएस डॉलर में हो। ठीक है, तो हालांकि काफी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है कि क्विकली सारा जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो इंडियन रुपी में होने लगे, लेकिन जो भी कंट्री रेडी है इंडियन रुपी में सेटलमेंट करने के लिए, उसके साथ हम अपना एग्रीमेंट करके जो भी तरीके हैं सेटलमेंट करने के लिए उसको हम लागू करके अपना जो सेटलमेंट है वो इंडियन रुपी में करें। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी मींस की इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी मींस कि जो रुपी है इट कैन बी फ्रीली ट्रांजैक्टेड बाय बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, कैन बी यूज्ड एज रिजर्व करेंसी फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको सेटल करने के लिए इंडियन रुपी में हो। अब देखें इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्टर है, लेट्स से कि हम रशिया से हम सामान कुछ ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो रशिया हम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया के पास भी इंडियन रुपी होनी चाहिए सेटल करने के लिए। इंडिया के पास तो ऑफ कोर्स इंडिया के पास अथॉरिटी है रुपी प्रिंट करने के लिए, तो इंडिया में तो रुपी चल ही रहा है, तो दोनों कंट्रीज के पास रुपी इंडियन रुपी का करेंसी हो ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इट कैन बी यूज्ड एज रिजर्व करेंसी। जैसे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो यूएस डॉलर में सेटलमेंट होता है उसका। फिर है कि इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि जो करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडियन रुपी में हो। एक मैं यहां पे बात आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में लिमिटेड होता है। करंट अकाउंट मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट मींस जो भी पैसा आता है इक्विटी में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी खरीदने में, या फिर किसी फर्म का ओनरशिप लेने में, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो इंडिया में सिर्फ फुली करंट अकाउंट ही फुली कन्वर्टेबल है, कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो सारा सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये होगा कैसे। सेटलमेंट मैकेनिज्म में क्या करना पड़ेगा कि एक आरबीआई ने ये कहा है कि जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, उनको मैकेनिज्म, ठीक है, उनको एक इंडिया में अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा स्पेशल वेस्ट्रो रुपी अकाउंट। ये अकाउंट किसी ऑथराइज्ड इंडियन बैंक में खोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा ऑथराइज्ड डीलर। जो बैंक इंडिया में रहेगा जहां पे ये अकाउंट खोला जाएगा उसको बोला जाएगा ऑथराइज्ड डीलर, और जिस पार्टनर कंट्री का बैंक खोलेगा यहां पे उसको बोला जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक। ठीक है, तो लेट्स से कि कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक रशिया का कोई एक बैंक है, इंडिया का एसबीआई है, तो वो रशियन बैंक
एसबीआई में अकाउंट खोलेगा उसको बोला जाएगा स्पेशल वेस्ट्रो रुपी अकाउंट। अब होगा क्या कि ये जो अकाउंट है इसमें पैसा डिपॉजिट पैसा रहेगा। इस पैसे से जो भी इंपोर्ट करता है यहां से रशिया, और इंडियन एक्सपोर्टर्स को इसी अकाउंट से पेमेंट करेगा रशिया, और जो सरप्लस रुपीस में रहेगा मींस ट्रेड सेटलमेंट के बाद जो सरप्लस रुपीस में बचेगा इस अकाउंट में, उस रुपी का यूज किया जा सकता है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पेमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, या फिर ये कहें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवांस्ड फ्लो मैनेजमेंट, मींस जो एडवांस में पेमेंट वगैरह होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो जो वेस्ट्रो अकाउंट में पैसा रहेगा उसी से जो सेटलमेंट करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो होगा, और जो सरप्लस रुपी उसमें बचेगा उसका यूज किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट हैं उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें डिस्कशन का वो ये है कि आरबीआई ने क्यों लाया, आरबीआई क्यों चाहता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चाहती है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। पहला रीजन है कि जो इमीडिएट रीजन हो सकता है टू फैसिलिटेट ट्रेड विथ रशिया, ईरान और श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के पास भी यूएस डॉलर का शॉर्टेज है, जो भी उसके पास है वो इंडिया नहीं दिया है। ठीक है, आईएमएफ का अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है उसको लेके। तो श्रीलंका के पास डॉलर का शॉर्टेज है, ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, रशिया भी नहीं कर सकता। तो इंडियन रुपी में अगर सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहली बात यह होगी कि ये तीनों कंट्रीज के साथ इंडिया अब इमीडिएटली रुपी में ट्रेड करना शुरू कर देगा। ठीक है, जो दूसरा रीजन ये है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर प्रेशर कम होगा। देखिए 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन से भी कम के लिए पैसा बचा हुआ था। मतलब 15 दिन का जो इंपोर्ट है हमारा उसको सेटल करने के लिए बस पैसा बचा था। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स के चलते हुआ था। अभी पिछले साल ही हम देखेंगे जैसे कि यूरोप में क्राइसिस शुरू हुआ है, यूक्रेन क्राइसिस, तो तब से काफी सारा आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टमेंट का यहां से। इनफैक्ट जब भी यूएस में मॉनेटरी टेपरिंग होती है, यानी यूएस वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो इंडिया से आउटफ्लो होता है डॉलर का। तो जब डॉलर का आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। तो फॉरेक्स रिजर्व पे और करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी डिप्रिशिएट करेगा। तो फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर कम करने के लिए, इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए भी आरबीआई का एक ये इनिशिएटिव है। ठीक है, और जब डॉलर के आने जाने से ये जो करेंसी रिस्क है, करेंसी का डिप्रिशिएट होना, एप्रिशिएट होना, ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए एक चैलेंज रहता है हमेशा। ठीक है, तो जो ये रिस्क है, करेंसी रिस्क, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के लिए वो भी कम हो जाएगा। अब अगर कोई यहां का एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर इंडियन रुपी में ट्रेड करता है तो उसके लिए रिस्क नहीं रह जाएगा जिस तरह से डॉलर में ट्रेड करने का रिस्क है। फिर है इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ रुपी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि रुपी को इंटरनेशनलाइज करना, तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ कंट्रीज जो एग्री करती हैं उनके साथ हम शुरू करें और धीरे धीरे इसको और बढ़ाएं। फिर है कि जो कमोडिटी क्राइसिस है ट्रिगर्ड बाय वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया, इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। इंडिया में देखें कमोडिटी क्राइसिस मतलब कि ऑयल और नेचुरल गैस। ईरान के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का। ईरान के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। रशिया दुनिया का 10% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसके साथ भी हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन सैंक्शंस वगैरह के चलते एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाते हैं और हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट करते हैं। तो एक इंडिया में टर्म यूज किया जाता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मींस कि अगर ग्लोबल मार्केट में एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया का जो एनर्जी है वो इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड एनर्जी से हमारी इकोनॉमी चलती है। तो अगर ईरान और रशिया के साथ इंडिया ट्रेड करे इंडियन करेंसी में तो होगा क्या कि ओवरऑल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। ठीक है,
तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने ये स्कीम लाया। और जो अभी तक जुलाई में ये स्कीम लाया गया था और ओवर 3 डजन कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है इंडिया में इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए, और 18 कंट्रीज के साथ जो 18 कंट्रीज है वहां के बैंक्स ने इंडिया में अपने स्पेशल वेस्टो रुपी अकाउंट ओपन कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोमिनेंट कंट्रीज आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये सब मेजर ट्रेडर्स हैं इंडिया के। तो 18 कंट्रीज है बेसिकली, उसमें मलेशिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, रशिया है, ईरान है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो लगभग 18 कंट्रीज ने इंडिया में अपने स्पेशल वेस्टो रुपी अकाउंट ओपन कर दिए हैं। इसके लिए अगर हम एक केस स्टडी देखें तो अगर हम सिर्फ रशिया के साथ रुपी में ट्रेड की बात करें तो देखिए, जब से सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे और तब से इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट रशिया से काफी बढ़ा दिए हैं। और अगर जो भी इंपोर्ट हो रहा है रशिया से, हमारा क्रूड ऑयल, चाहे जो भी ट्रेड हो रहा है इनफैक्ट, तो अगर हम इंडियन रुपी में उसको सेटल करें तो एवरी ईयर इंडिया विल सेव समवेयर अराउंड $30 बिलियन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स। $30 बिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व के लिए, एक डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया के लिए। तो रशिया के साथ हम वो सेटल कर सकते हैं। रशिया के साथ अगर हम इंडियन करेंसी में सेटलमेंट करें तो इतना हम फॉरेस्ट रिजर्व सेव कर सकते हैं। यही नहीं, जो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं ड्यू टू सैंक्शंस, वो भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे या फिर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड करने में हम $30 बिलियन एज ए फॉरेस्ट रिजर्व सेव कर सकते हैं। आप देखें कि जो मेजर कंट्रीज हैं, मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं हमारे, वो भी अब रेडी हो गए हैं इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन रुपी का अगर इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला मॉनेटरी चैलेंज होने वाला है। देखिए, इंडिया में मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई इंडिया में इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के रुपी के फ्लो को मॉडरेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इसको ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, अब उनकी डिमांड को भी ध्यान में रख के मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट सेट करती है आरबीआई, लाइक रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट अगर आरबीआई तय करता है तो रेपो रेट तय करने से पहले जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लाइक इन्फ्लेशन, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी मार्केट में कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा इंडियन रुपी का, तो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये एक चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक पहला चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसमें जो सरप्लस रुपी बैलेंस है, इससे सिक्योरिटीज वगैरह इन्वेस्टमेंट में पैसे को इसको लगाया जा सकता है। लेकिन अब उससे क्या होगा कि ये जो एसेट्स खरीदे जाएंगे, इंडियन एसेट्स एक्वायर किए जाएंगे, इससे होगा क्या कि इंडिया विल बिकम वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। कोई इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन रुपी में या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करके, तो अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस कोई आती है तो वो लोग तुरंत बेचना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक वल्नरेबल हो जाएगा अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता है तो। ठीक है, इसी वजह से इंडिया में कैपिटल अकाउंट जो है फुली कन्वर्टेबल नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो एसेट्स हैं उनका सेटलमेंट होता है। ठीक है, फिर यह है कि जीरो पॉलिटिकल राइवलरीज वगैरह भी हैं। कई बार बात होती है डी डॉलराइजेशन का, कि जो यूएस का ग्लोबल इकोनॉमी पे कंट्रोल है, जो यूएस डॉलर का ग्लोबल एक्सेप्टेंस है ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल यूएस डॉलर ही यूएस को सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देता है कि उसका जो इकोनॉमिक पावर है वो डिपेंड करता है यूएस डॉलर पे। ठीक है, तो जो उसके राइवल्स हैं लाइक रशिया ने बात किया है डी डॉलराइजेशन का। ठीक है,
चाइना भी चाहता है, चाइना भी कोशिश करता है कि जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसके साथ चाइनीज करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट हो। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को वीक करने का एक एजेंडा जो यूएस के राइवल्स हैं उन्होंने ये अपनाया है। ठीक है, तो ये है कि जियो पॉलिटिकल राइवल्स भी हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि देखिए इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और इंडिया की जो सर्विसेज हैं काफी सारी हम यूनाइटेड स्टेट्स को सर्विसेज अपने एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर यूएस इकोनॉमी वीक होती है ड्यू टू डी डॉलराइजेशन तो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ये ऐसा देखा जाएगा, इसको इंडिया का जो ये मूव है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, इसको देखा जाएगा कि इंडिया उन राइवल्स का, उन कंपटीटर्स का के साथ मिल के काम कर रहा है, लाइक चाइना एंड रशिया, जो चाहते हैं कि डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड इकोनॉमी से कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया चाहता है कि डॉलर का डोमिनेंस कम हो, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि जितना पॉसिबल हो उतना इंडियन रुपी में ट्रेड का सेटलमेंट हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी इंटरेस्ट को भी सूट करना चाहिए इंडियन रुपी में ट्रेड सेटलमेंट करना। अगर देखें कि रशिया है, रशिया रेडी है करने के लिए इंडियन रुपी में सेटलमेंट, ईरान रेडी है, श्रीलंका रेडी है, तो इनके पास कहीं ना कहीं डॉलर को लेकर क्राइसिस है, इसलिए ये रेडी है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए। अब देखें टर्की है, टर्की को से हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, फिर करते भी हैं, तो टर्की नहीं चाहेगा कि हाँ कि वो इंडियन रुपी में सेटल करे। तो ये भी एक चैलेंज है कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं कैसे उनको हम कन्विंस करें इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए। जो भी बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ हो रहा है कैसे वो इंडियन रुपी में ट्रेड करें। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी के। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड कैसे हम रुपी को इंटरनेशनल लेवल पे और स्ट्रेंथन करें, उसका एक तरीका है कि इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसके साथ हम अपने बायलैटरल ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा दें कि उनके लिए ज्यादा सुटेबल हो, उनके इंटरेस्ट को के लिए इसको सूट करे इंडियन रुपी में ट्रेड करना। ठीक है, दूसरी बात है कुछ रिफॉर्म्स हैं लाइक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इंडिया में जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, यानी जो इक्विटीज, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ फॉर्म्स, इसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसको वो कैपिटल अकाउंट में होता है और इस पे आरबीआई का कंट्रोल है। लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। इस पे आप, मैं कमिटी का नाम बताता हूं, तारापुर कमिटी। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया में जब से बीओपी क्राइसिस हुआ उसके बाद आईएमएफ के साथ हमने पैसे लिए, उनके जो कंडीशंस थे इंडिया एग्री किया, उसमें एक कंडीशन ये भी था करंट अकाउंट, फुली करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और इंडिया में अर्ली 90s से ही करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड रहा हमारा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज होता है तो कहीं न कहीं जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी है हमारा वो स्ट्रेंथन होगा और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी। फाइन, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। जो दूसरा आर्टिकल है ये है सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन। पिछले 7 सालों से लगभग, इफ आई एम करेक्ट, 2015 से डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ईरान और सऊदी अरेबिया में। हालांकि ये दोनों कंपटीटर्स हैं वेस्ट एशिया में, बट 2015 से स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। देखिए जो अरब स्प्रिंग आया 2011 से शुरू होके, तो अरब स्प्रिंग की वजह से जितनी मोनार्कीज थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। सऊदी अरेबिया में भी जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कुछ प्रोमिनेंट सिया क्लेरिक्स को सऊदी अरेबिया ने पनिश किया, बिहेड किया उनको। और उस इंसिडेंट के बाद जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी ईरान में, उस पर प्रोटेस्टर्स ने उसको स्टॉर्म किया। ठीक है, तो उस समय से ईरान और सऊदी अरेबिया में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, पिछले 7 साल हो गए। और इस बीच में दोनों के बीच में एक तरह का कोल्ड वॉर है। आप सीरिया में देखें, दोनों अपोजिट साइड में हैं। यमन में जो यमनी गवर्नमेंट है
उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। जो हुथी रेबल्स हैं उसको, हुथी रेबल्स बेसिकली शियास हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं थ्रू प्रॉक्सीज, ठीक है। तो पिछले 7 सालों में इन दोनों के बीच में काफी बुरे संबंध थे। और इसका देखें, इसका जो मेन रीजन है, जो पहला रीजन ये है कि रीजनल डोमिनेंस, ठीक है। रीजनल डोमिनेंस का इनका जो एजेंडा है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पहला रीजन है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं कि 1979 में जब इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था और वहां पे जो यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के जब सेक्टेरियन गवर्नमेंट आई, थियोलॉजिकल गवर्नमेंट वहां पे आई, तो उससे पहले दोनों ईरान और सऊदी अरेबिया यूएस के एलाइज थे, बट स्टिल उनमें भी रीजनल डोमिनेंस को लेकर कंपटीशन था। लेकिन 1979 के बाद इसमें फिर अब सेक्टेरियन एंगल आ गया, ठीक है। और जो तीसरा इशू है वो है आइडियोलॉजिकल। सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है, ईरान एक डेमोक्रेसी है। कितना परफेक्ट डेमोक्रेसी है ये डिबेटेबल है, बट डेमोक्रेसी है। तो आप देखें कि रीजनल, सेक्टेरियन और आइडियोलॉजिकल इन एंगल्स पे इनके बीच में दो डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस 2015 में आके और एक्यूट हो गए और 2015 से लेकर 2022 तक काफी बुरा सिचुएशन रहा वेस्ट एशिया में। तो ईरान के भी जो सिया कम्युनिटी से अलग अलग कंट्रीज में वेस्ट एशिया के, लाइक लेबनान में, यमन में, सीरिया में, इराक में, तो हर जगह जहां भी सिया कम्युनिटीज हैं उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देके, उनको फाइनेंस करके, उनको ट्रेन करके ईरान जो है अपना एक कंट्रोल बनाए हुए है वेस्ट एशिया में। कंट्रोल नहीं कह सकते उसको, कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में जितने भी टर्मोइल्स हैं, अगर उसको सेटलमेंट करना है तो ईरान के साथ अच्छे टर्म्स होने जरूरी हैं, ठीक है। तो अभी इनमें क्या हो रहा था कि इनमें कुछ नेगोशिएशंस हो रहे थे 2021 से ही। तो पहले इराक में हुए, बगदाद में, फिर ओमान में हुए। आपको बता दें कि ओमान एक ऐसी कंट्री है वेस्ट एशिया में जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा न्यूट्रल रहती है। तो ओमान एक अच्छा जगह है नेगोशिएशंस को शुरू करने के लिए। लेकिन नेगोशिएशंस में कुछ ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ी। डिफरेंसेस थे सीरिया को लेके, यमन को लेके, फिर जो हुथी रेबल्स को सपोर्ट करता है ईरान, उसको लेके। तो ये डिफरेंसेस थे, इसमें बात आगे नहीं बढ़ी। अभी चाइना में नेगोशिएशंस हो रहे थे और ये नेगोशिएशंस जो है फ्रूटफुल हुए हैं। दोनों, ईरान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इनमें मीडिएट किया है चाइना ने। एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि दोनों कंट्रीज जो है अपने डिप्लोमेटिक टाइज को दोबारा से रीइस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि बोथ विल रेस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। सॉवरेनिटी की बात क्यों? क्योंकि देखें 2 साल पहले लगभग हुथी रेबल्स ने यमन से अटैक किया था सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पे, और एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि ये जो मिसाइल आया था ये कहीं न कहीं ईरान इसको या तो फाइनेंस किया था या तो ईरान ने भेजा था। तो जो सऊदी अरेबिया का जो एसेट्स हैं वो इनसिक्योर थे ड्यू टू क्राइसिस इन यमन। और क्राइसिस इन यमन किसकी वजह से है? हुथी रेबल्स की वजह से है। हुथी रेबल्स को कौन सपोर्ट करता है? मोरल, फाइनेंशियल, आइडियोलॉजिकल, वो ईरान करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। सऊदी अरेबिया में एक न्यूज चैनल है ईरान इंटरनेशनल। देखें, सऊदी अरेबिया में ईरान इंटरनेशनल होने का कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरेबिया में अरबी बोली जाती है और ईरान इंटरनेशनल जो न्यूज चैनल था ये फारसी में था, जो कि समझी जाती है ईरान में भी। तो ये जो चैनल था ये काफी क्रिटिकल हुआ करता था ईरानियन रिजीम को लेके। तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी एग्री किया है कि जो इनका जो क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज होते हुए दिख रही हैं। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि अगले 2 महीने में जो एम्बेसीज हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहां पे पहला ऐसा ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कि यूएस का डायरेक्ट रोल नहीं है। यूएस का रोल अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। तो चाइना अब धीरे धीरे जो ग्लोबल स्टेज पे एज ए मेजर पावर आते हुए दिख रहा है।
देखें अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि यूएस को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहली बात उसमें यह है कि जो रीजनल डिसएंचेंटमेंट है यूएस के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। किस बात को लेके? सिक्योरिटी प्रोवाइडर को लेके। 1945 में यूएस प्रेसिडेंट रूजावेल्ट और सऊदी किंग के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी यूएस प्रोवाइड करेगा, सऊदी अरेबिया यूएस को क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेगा। तो यूएस एक बड़ी इकोनॉमी थी, तो क्रूड और सिक्योरिटी इन दोनों का एक्सचेंज हुआ यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जब हुथी रेबल्स ने अटैक किया सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पे, तो यूएस का रिस्पांस म्यूटेड था। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को भी समझ में आने लगा कि सिक्योरिटी के लिए यूएस पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट रहना ये ठीक नहीं है। जो सिचुएशन है उसका कंट्रोल उनको खुद लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है काफी बुरा हो गया है। आप देखें कि इराक में कैसे यूएस ने इंटरवेन किया और वहां पे क्या सिचुएशन फिर डेवलप हुई। पिछले 20 साल हो गए ईरान में, आज तक डिसऑर्डर है। गवर्नमेंट है लेकिन कुछ ज्यादा उसका मतलब नहीं है, जो डिसऑर्डर है वो है ही। अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान से जिस तरह से यूएस ने विड्रॉ किया, आप कह सकते हैं कि एक तरह से यूएस भाग गया यहां से अपनी इज्जत बचा के। तो 2 दिन नहीं लगा तालिबान को कैप्चर करने में काबुल को। तो यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो ये जो शिकायतें हैं या फिर जो कंसर्न्स हैं ये वेस्ट एशियन कंट्रीज के पार्ट में हैं। लेकिन अगर यूएस के पार्ट में हम देखें तो यूएस की जो प्रायोरिटीज हैं अब वो शिफ्ट हो चुकी हैं। करंट जो उसको प्रायोरिटी है वो है यूक्रेन क्राइसिस, कैसे वहां पर रशिया को एक स्ट्रेटेजिक डिफीट दिया जाए। और एक लॉन्ग टर्म जो उसका प्रायोरिटी है वो है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक देखें, रशिया एक न्यूसेंस है यूएस के लिए, लॉन्ग टर्म चैलेंजर नहीं है यूएस के लिए। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर चाइना है और यूएस का पूरा फोकस अब इंडो पैसिफिक पे हो गया है, जहां पे कि चाइना है। और तो अगर उसकी प्रायोरिटी इंडो पैसिफिक हो गई है तो कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटी अपनी कम करनी पड़ेगी या फिर अपना प्रेजेंस कम करना पड़ेगा। तो उसी वजह से यूएस अब धीरे धीरे वेस्ट एशिया से विड्रॉ कर रहा है। और विड्रॉ करने का एक और सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पिछले 10 सालों में यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है एनर्जी को लेके। यूएस अब नेट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, इंपोर्टर अब वो नहीं है। तो जो गल्फ कंट्रीज पे यूएस का डिपेंडेंस था क्रूड ऑयल को लेके वो अब खत्म हो चुका है। तो आप देखें कि लगभग 11 मिलिट्री बेसेस थे यूएस के पर्शियन गल्फ में। तो अब उन मिलिट्री बेसेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एक तरह का सिक्योरिटी था कि जो भी एनर्जी सप्लाईज हैं वो सिक्योर रहे यूएस की, ठीक है। लेकिन अब एनर्जी सप्लाईज में यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है और यूएस की प्रायोरिटीज जब शिफ्ट हो गई हैं, इसीलिए यूएस भी धीरे धीरे वेस्ट एशिया से विड्रॉ कर रहा है। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यूएस की विड्रॉल से, ये कहीं ना कहीं जो एक राइजिंग चाइना है, चाइना की जो एक ग्लोबल एम्बिशंस हैं यूएस को चैलेंज करने का, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेने का, उसकी वजह से चाइना अब धीरे धीरे इस वैक्यूम को फिल कर रहा है। तो आप देखें कि यहां पे चाइना और वेस्ट एशिया दोनों के जो वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड ईरान, दोनों के जो इंटरेस्ट है वो मैच करते हुए दिख रहे थे। इसी वजह से चाइना के मीडिएशन से ये एग्रीमेंट हो पाया। अब देखें, जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके लिए भी कुछ अलग ऑप्शंस चाहिए था, एक अल्टरनेटिव चाहिए था यूएस को, ठीक है। तो उनको एक अच्छा पार्टनर मिला चाइना में। चाइना एक उनके लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर था। चाइना अट्रैक्टिव पार्टनर क्यों है? क्योंकि उस रीजन का सबसे बड़ा बायर, यानी रीजन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज ऑयल है और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर चाइना है। दूसरी बात यह है कि चाइना एक मेजर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है वेस्ट एशियन कंट्रीज का। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो जाता है चाइना को। ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना है। तो उनका
एक मेजर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी चाइना है। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली चाइना वहां पे उनके मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा है, उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट है वेस्ट एशियन कंट्रीज का। अब चाइना का क्या इसमें इंटरेस्ट है? चाइना का स्वार्थ इसमें यह है कि रियलाइजेशन ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वेस्ट एशिया में भी जाता है। तो जो लॉजिस्टिक्स है, जो कनेक्टिविटी है, ओपन सी रूट है, तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये लैंड पे भी है, थ्रू सीज भी है ये। तो वेस्ट एशिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सक्सेस होने में। दूसरी बात यह है कि स्टेबिलिटी इन एनर्जी मार्केट। सऊदी अरेबिया, ईरान एक कंपटीटर्स हैं। अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या फिर ये कहें कि ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। तो अगर इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो जो एनर्जी मार्केट है उसमें भी स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे और जो सप्लाईज हैं वो भी सिक्योर रहेंगी। जब हुथी रेबल्स ने अटैक किया था सऊदी ऑयल फैसिलिटी पे, उस समय जो ऑयल प्राइसेस थे वो कुछ दिन के लिए बढ़ गए थे। तो ये भी एक इशू है वहां पे। दूसरा जो सिग्नल है वो है स्ट्रेटेजिक सिग्नल ये है कि चाइना हैज अराइव्ड एज ए मेजर पावर और ग्लोबल साउथ का लीडरशिप क्लेम करने के लिए वो रेडी है। तो अगर ये पीस नेगोशिएशन सस्टेन रह पाता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा चाइना के लिए। और चाइना एक तरह से कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट नेगोशिएटर भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट मीडिएटर भी हो सकता है। हालांकि चाइना का जो इनिशिएटिव है, चाइना ने जो डिसाइड किया कि नहीं हमें मीडिएट करना है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। देखिए जो वेस्ट एशिया का रीजन है ये काफी टर्मोइल में रहता है और किसी भी कंट्री के लिए इजी नहीं है यहाँ पे नेगोशिएशंस को करना। चाइना अभी तक, चाहे वेस्ट एशिया की बात हो चाहे कहीं की बात हो, हमेशा रिलक्टेंट रहा है कहीं भी इस तरह का रोल अपनाने में। लेकिन अब चाइना भी धीरे धीरे एक्टिव रोल में आ रहा है। तो इसको बोला जाता है कि अब चाइना चाहता है कि उसका एक जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो धीरे धीरे बढ़े। और इन्होंने एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है चाइनीज डिप्लोमेसी में, क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी। क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो ये डिप्लोमेसी है चाइना का, इसका मतलब ये है कि ये डिप्लोमेसी चाइना करता अपने कॉमर्शियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, हार्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, तो अभी देखें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हुआ नेगोशिएशंस, एक अभी अकॉर्ड हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में नेगोशिएशंस, उसका अगर हम कंपेयर करें तो अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये था कि अब्राहम अकॉर्ड को मीडिएट किया था यूएस ने। उसमें यूएई और इजराइल में जो टाइज है वो नॉर्मलाइज हुए और भी गल्फ कंट्रीज ने फॉलो किया उसको। तो यूएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान जो उसका एक प्रोमिनेंट एनिमी है वेस्ट एशिया में, उसके अगेंस्ट इन कंट्रीज को इकट्ठा किया जाए, गोलबंद किया जाए। ठीक है, तो ये ईरान के अगेंस्ट एक फ्रंट खड़ा करने की कोशिश थी यूएस की। ये एक हार्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट था यूएस का। लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो नेगोशिएशन हुआ है ये कहीं ना कहीं चाइना अपने कॉमर्शियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया है। इसको बोलते हैं क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये जो मेन इशू है वेस्ट एशिया का उसको डायरेक्टली एड्रेस करेगा। लाइक रीजनल कन्फ्रंट्रेशन, जो रीजनल टेंशन है वो कम होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो नेगोशिएशन है ये एक नया बेस तैयार करेगा कि फ्यूचर में जो भी कहीं भी अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिस्प्यूट्स है वेस्ट एशिया में, कोई पॉलिटिकल या फिर सेक्टेरियन, तो उसको लेके उसको इजीली तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये एक नेगोशिएशंस एक स्टार्टिंग पॉइंट है आने वाले और भी नेगोशिएशंस के लिए। और एक जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें कि एक पहला नेगोशिएशन है जिसमें यूएस का सेंट्रल रोल नहीं है इस नेगोशिएशन में। ठीक है, अब देखें इंडिया कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। इंडिया के लिए बेनिफिट की बात यह है कि अगर इंडिया के बारे में कहते हैं कि एक टाइट रोप
डिप्लोमेसी, जो टाइट वॉक होता है इंडिया का डिप्लोमेसी को लेके। देखिए इंडिया के अच्छे टाइज हैं ईरान के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, लेकिन इंडिया को एक बैलेंसिंग करना पड़ता है वेस्ट एशिया में बिटवीन दिस टू ग्रेट मेजर पावर्स इन वेस्ट एशिया। तो अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, म्यूचुअल पीस स्टेब्लिश हो जाता है, तो इंडिया को इतना एक टफ डिप्लोमेटिक पाथ नहीं चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किसी के साइड में रहें, किसी के अगेंस्ट में। इस तरह का जो बाइनरी चॉइसेस है ऐसी नहीं रहेगी इंडिया के पास। हालांकि फिलहाल डिस्पाइट ऑल कंपटीशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया ने अपने दोनों के साथ टाइज अपने अभी तक मेंटेन किए हैं, लेकिन हमेशा एक चैलेंज रहता है, ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर इनके बीच में अगर पीस है तो एनर्जी मार्केट अगर स्टेबल है तो इंडिया के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का वेस्ट एशिया से। तो क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो स्टेबल रहेगा, तो इंडियन इकोनॉमी पे भी उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इंपैक्ट इंडिया के ऊपर। और ये था डिस्कशन सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन का। जो तीसरा आर्टिकल है आज का वो है सेम सेक्स मैरिजेस को लेके। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन है, पेटिशन में डिमांड की गई है कि जिस तरह से हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को लीगल उनके मैरिजेस को जिस तरह से लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरीके से सेम सेक्स कपल्स को भी लीगल प्रोटेक्शन मिले। इंडिया में जितनी भी शादियां होती हैं वो पर्सनल लॉस जो हैं अलग अलग रिलीजन्स के उसमें रजिस्टर की जाती हैं। लाइक हिंदुओं के अपने हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें रजिस्टर की जाती है हिंदुओं की शादी। ऐसे मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है। तो जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं उसके लोग अगर शादी करते हैं तो उस शादी को उस पर्सनल लॉ में रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। और जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, ठीक है, या फिर ये कहें कि इंटरफेथ जो मैरिजेस होती हैं उनको रजिस्टर किया जाता है से स्पेशल मैरिज एक्ट में। मींस जो लोग अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो नहीं मींस कि जो अपनी शादियों को पर्सनल लॉज में रजिस्टर नहीं करना चाहते वो अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही एक्ट्स में जो शादी है, जो शादी का डिफिनीशन है वो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन में जो शादी होगी उसी को रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में। यानी कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको इन शादियों इन एक्ट्स में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और रजिस्टर करना क्यों है? देखें, शादी जब रजिस्टर हो जाती है उसके बेनिफिट्स ये हैं कि प्रॉपर्टी है, सक्सेशन है, चाइल्ड अडॉप्शन है। कल को अगर डिवोर्स होता है तो उसमें किसको क्या चीज क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों को लेके क्लैरिटी रहती है। मीन्स कि जो स्पाउस हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगर उनकी शादी को रजिस्टर किया जाए पर्सनल लॉज में या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन सेम सेक्स कपल्स की शादियों को रजिस्टर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल मैन या फिर बायोलॉजिकल वुमन एंड बायोलॉजिकल वुमन के बीच में जो शादी हो रही है उसको रजिस्टर किया जाए, ठीक है। तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया जाए। और क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर उन्होंने ये डिमांड किया है? जो पहला ग्राउंड है डिमांड का वो है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। देखें, राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, किसी का चॉइस ऑफ पार्टनर क्या है, ये किसी का पर्सनल मैटर है, किसी का प्राइवेट मैटर है। सोसाइटी का या फिर रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेम सेक्स रिलेशनशिप इज अ मैटर ऑफ प्राइवेसी। और तो अगर किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, चॉइस ऑफ पार्टनर क्या है, ये एक पर्सनल चॉइस है उनका। और जिस तरीके से हेटेरोसेक्सुअल कपल्स का ये चॉइस होता है उसी तरीके से होमोसेक्सुअल कपल्स का भी ये चॉइस होता है। तो इस ग्राउंड पे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात की गई है। जो दूसरा है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को सिविल राइट्स मिलते हैं वही राइट्स
होमोसेक्सुअल कपल्स को भी मिले। सिविल राइट्स मीन्स जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सक्सेशन हुआ, प्रॉपर्टी का सक्सेशन हुआ, या फिर डिवोर्सेस हुए, चाइल्ड एडॉप्शन हुआ, ये सब सिविल राइट्स में आता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, ये जो राइट्स मिले हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, ये राइट्स होमोसेक्सुअल कपल्स को भी मिले। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 उनका कहना यह है कि जो रिकॉग्निशन उनको नहीं मिल रहा है, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एक केस ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स मांगा था कि इस पे गवर्नमेंट का क्या व्यूज हैं। गवर्नमेंट ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है देयर इज नो नीड टू डिपार्ट फ्रॉम हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। हेटेरोनॉर्मेटिव मीन्स हेटेरो एंड नॉर्मेटिव। अभी तक जो शादियां हुआ करती थी, जो नॉर्मल शादियां हैं, वो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। क्यों डिपार्ट करने की जरूरत नहीं है? गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये एक एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन है। इंडिया में मैरिज को एक संस्कार माना जाता है। जो हिंदू रिचुअल्स हैं, हिंदूज में 16 टाइप्स के संस्कार होते हैं, और एंड दे स्टार्ट बिफोर बर्थ। डेथ जो होता है वो लास्ट संस्कार होता है। डेथ के समय जो रिचुअल्स होते हैं उसमें से एक संस्कार शादी का होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, ये एक एज ओल्ड रिचुअल है, कस्टमरी प्रैक्टिस है, सोसाइटल इथोस है। तो ये स्टेट ने नहीं दिया है, स्टेट ने इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट नहीं किया है। अगर जो पर्सनल लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो जो ये रिचुअल्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, नया तरीका नहीं बनाया गया शादी का। तो अगर स्टेट क्रिएट नहीं किया है तो उसके साथ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और ये जो पर्सनल लॉज हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें अगर चेंजेस करना भी है तो वो पार्लियामेंट करेगा, जुडिशरी नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है, देखिए जो डिमांड किया गया है सेम सेक्स मैरिज को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, उसमें एक आर्गुमेंट ये भी रखा गया है कि जब 2018 में ये जो केस हुआ था, क्या नाम है इसका, नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो पेटिशनर्स का कहना यह है कि अगर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप डीक्रिमिनलाइज हो गया है तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल लीगल स्टेप है वो है कि होमोसेक्सुअल मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देना। गवर्नमेंट ने कहा है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी डज नॉट कन्फर द राइट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मैरिज का भी अधिकार मिले। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। कुछ एक एस्पेक्ट और हम देखेंगे, इनफैक्ट 2 एस्पेक्ट देखेंगे कि जिसमें हम ये समझेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करे। कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है ऑफ कोर्स पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, जिसमें कि जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि किसका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, चॉइस ऑफ पार्टनर है, ये लोगों का पर्सनल मैटर है, न कि सोसाइटी का या फिर रिलीजन का मैटर है। फिर केस हुआ था नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, और जो पेटिशनर्स हैं वही डिमांड कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो है होमोसेक्सुअल मैरिजेस को लीगल प्रोटेक्शन देना। एक हदिया केस हुआ था 2018 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द राइट टू चूज एंड मैरी ए पार्टनर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम। तो किससे किसको शादी करनी है ये सोसाइटी पे या फिर रिलीजन के कमांडमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किसी भी व्यक्ति का उनका कि ये चॉइस का ऑटोनॉमी है और उनकी चॉइस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, ठीक है। एक मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ था अरुण कुमार एंड सिरजा केस। उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने जो टर्म ब्राइड है, ब्राइड जो टर्म है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, उसमें ये कहा था कि इस ब्राइड का मीनिंग ये भी है ट्रांस वुमेन, ठीक है। तो पहले जो बायोलॉजिकल वुमेन हुआ करती थी हैं उनको सिर्फ ब्राइड कहा जाता था। अब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांस वुमेन है उनको भी ब्राइड कहा जाएगा। तो आप देखें कि जो इंटरप्रिटेशन है
वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो जुडिशियल डिसीजंस आए हैं वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहे हैं कि टुवर्ड्स रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस। ये इंडिया की बात हुई अब तक की। अगर वर्ल्ड में हम देखें तो वर्ल्ड में मोर देन 29 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन मिला है, लीगल प्रोटेक्शन मिला है। और इन कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द 29 कंट्रीज में वहां की जो सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी है उसके इंटरवेंशन के बाद मिला है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कल को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं जो सेम सेक्स मैरिजेस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, ये जो मेजर कंट्रीज हैं यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के वहाँ की जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है उसके इंटरवेंशन के बाद वहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, तभी देखते हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उस हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। फाइन, तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।